एक ऐसी गाड़ी है जिसकी रियर सीट सोफा है, लिटरली सोफा। आराम से यहाँ पर सोते सोते आप लोग जा सकते हो। इस कार का इंजन इतना रिलायबल है कि हंसते खेलते 4-5 लाख किलोमीटर चल जाएगा। और रोड पे जब ये चलती है ना तो हर पलट पलट के इसे आज भी देखता है। इतने साल हो गए लॉन्च किए को, तब भी इस कार के अंदर क्या खास है और क्या ऐसा है कि जो 2025 में अगर नया मॉडल आता है तो आ जाना चाहिए, वो एक बार फिर से अपन डिस्कस कर लेते हैं। और अगर सपोज नई गाड़ी नहीं आती, नई फॉर्च्यूनर या लेजेंडर नहीं आती है, तो इसको आपको 2025 में क्यों परचेज़ करना चाहिए, चलिए एक बार देखते हैं। अभी एक रोड ट्रिप करके आया हूँ मैं इससे लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास में। सभी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं। अपन बहुत सारी बात करेंगे बट चलते चलते करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकलिटी थोड़ी बता देता हूँ। देखो, इसकी जो थर्ड सीट है ना, इसको आप ऐसे फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। ये ऐसे नीचे आके ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में पीछे यहाँ पर 2 आपको कैबिन साइज़ बैगेज जो है वो आ सकते हैं। बट अगर आप इनको ऊपर कर दो, 5 लोगों की फैमिली है, तो फिर तो आप काफ़ी बढ़िया जो है वो स्पेस यूटिलाइज़ कर सकते हो। अच्छा खासा स्पेस जो है वो यहाँ पर रहता है। 7-8 दिन 10 दिन का सामान डाल के और आप जा सकते हो। नीचे स्पेस सेवर टायर, सॉरी, आपका स्पेयर व्हील जो है वो भी फुल साइज़ में आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो कोई परेशानी वो भी नहीं है, ठीक है। रियर सीट मैंने आपको बता ही दिया है, सोफ़ा है, मतलब आप समझ जाओ कि क्या अब कमी यहाँ पर क्या है पता है। यहाँ पर मिलती है 2 टाइप ए पोर्ट, टाइप सी पोर्ट जो है वो यहाँ नहीं है, ठीक है। एसी वेंट ऊपर है, अलग से डेडिकेटेड एसी है, प्रॉपर तरीके से आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। आर्म रेस्ट वगैरह सब आपको मिलता है। मटेरियल जो है लेदर का बहुत बढ़िया है। उसके अलावा यहाँ पर सन वाइज़र जो है वो सन कर्टन्स नहीं मिलते हैं। एक चीज़ आपको बताता हूँ, इस गाड़ी के अंदर जो कमी है बाहर, वो है यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर 360 कैमरा जो है वो नहीं है। 360 कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बड़ी है साइज़ में कार, चला लेते हैं लोग, ऑफ कोर्स बहुत इजी है इसको चलाना, बट स्टिल चाहिए तो चाहिए, होना चाहिए। मतलब जो प्राइस अपन पे कर रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें चाहिए। फिर नई वाली जो फॉर्च्यूनर अभी मैं देखे हैं उसमें एडास भी आ गया है। तो अभी यहाँ पर एडास की तो एज एन सच कुछ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल हो तो अच्छी बात है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बस वो है। एक एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस का बहुत ज़्यादा कमी लगी मेरे को थ्रू आउट द जर्नी। और जितनी भी बार मैं गाड़ी चलाता हूँ मेरे को लगता है कि काश एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस इस गाड़ी के अंदर हो तो मज़ा आ जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपके पास में एसी है और एसी की कोई कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया एसी है। अब ये गाड़ी नई तो है नहीं, चूँकि 80,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो वियर एंड टियर आप यहाँ पर देख रहे हो स्टीयरिंग व्हील पे कुछ इस टाइप के वियर एंड टियर हो चुके हैं। और सीट्स जो हैं वो भी मतलब ऐसे, एक तो ये गाड़ी 80,000 किलोमीटर चली है, बट कम से कम 200 लोगों ने इसको यूज़ करी होगी। ये यहाँ पर ये सीट जो है वो थोड़ी सी इस टाइप से हो गई है। लेदर जो है वो मतलब लाइक पुराना सा जो है वो लगने लग गया है, ठीक है। क्योंकि ये मीडिया कार है, हर कोई इसको बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ तरीके से यूज़ करता है। मान के चलो कि मतलब इसकी कंडीशन 80,000 तो सिर्फ ऑडोमीटर पे इसको ऐसे यूज़ कर लिया गया है कि गाड़ी जो है वो 2 लाख किलोमीटर जो है वो चल चुकी है। तो उसके बाद में इस टाइप से गाड़ी की कंडीशन है। कोई रेटलिंग नॉइज़ जो है वो अभी तक गाड़ी के अंदर नहीं है। और मेरे को लगता है कि इस गाड़ी की नॉर्मल सर्विस अगर होती रहे तो 4-5 लाख 6 लाख किलोमीटर चल जाएगी। कोई नॉइज़ वगैरह जो है वो अंदर से इसके अंदर नहीं आएगी। सिर्फ एक नॉइज़ आती है, इस सीट को आप पीछे कर दे तो जो हेडरेस्ट है वो पीछे वाली सीट से चिपक जाता है और वो थोड़ा सा साउंड जो है वो करता है, और वो पीछे वाला हेड उससे चिपक जाता है और थोड़ा सा जो है वो आवाज़ करता है, दैट्स इट। बाकी क्रॉल कर रही है, और कितनी स्पीड है मैं यहीं पर बता देता हूँ। 10 की स्पीड पे जो है वो ये कार क्रॉल कर रही है, ठीक है। ये 4x2 वर्जन है, 4x4 नहीं है। अब आपको इनके बारे में भी बात करूँगा कि 4x4 लेनी है या 4x2 लेनी चाहिए, ठीक है। सबके बारे में बात करेंगे। 2.8 लीटर का ये डीजल इंजन है, 500 Nm का टॉर्क और 201 bhp की पावर निकालता है। बहुत ही पावरफुल गाड़ी है, बहुत ही पावरफुल इंजन जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। और कहीं पे किसी एंगल पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी के अंदर पावर नहीं है। गाड़ी बहुत पावरफुल है, मतलब हल्का सा एक्सेलरेट करते हैं और कार जो है वो मतलब लाइक 100 की स्पीड पे ऐसे जाती है, ऐसे काटा जाता है। एक तो इतनी बड़ी गाड़ी है और वो इतनी फास्ट अगर एक्सेलरेट करती है ना, मज़ा आ जाता है। मतलब व्हील स्पिन तो ये ऐसे कर देती है। तो पावर वगैरह की कोई कमी एजन सेट जो है वो कार में नहीं है। कार काफ़ी पावरफुल फील होती है। अब देखो, व्यूइंग एंगल गाड़ी का बहुत बढ़िया है, चलाने में मज़ा आता है। कहीं पे भी जाओ, कैसे भी जाओ, आप इसको लेके चले जाओगे। और दूसरा, एक तो फॉर्च्यूनर का ऑरा ही ऐसा हो गया है मार्केट में कि चला इसको देख के लोग साइड दे देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ मिलती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसके साथ मिल जाती है कि आप कहीं पे भी जाओगे, डीपर दोगे या हॉर्न बजा रहे हो, उसने देख लिया है ORVM में, तो आपको साइड मिलनी पक्की है। 2 व्हीलर वगैरह सभी लोग जो है वो इसको देख के हट जाते हैं। तो एक वो VIP ट्रीटमेंट जो है वो ऑन रोड आपको इस प्राइस पॉइंट पे सिर्फ फॉर्च्यूनर के अंदर मिलता है। और कोई गाड़ी जो है वो आपको इतना VIP ट्रीटमेंट नहीं दिलवा सकती है। आप मतलब एक इस तो रोड प्रेजेंस बहुत तगड़ी है। दूसरा, आप कहीं पे भी इसको लेके जाओगे ना तो सामने वाला एटलीस्ट समझेगा कि कोई तो है, मतलब कुछ है आपके अंदर, आप फॉर्च्यूनर चला रहे हो, मतलब कोई ऐसे हल्का फुल्का आदमी तो आप नहीं हो। तो वो चीज़ एक मतलब
आप समझ रहे हो, वो वाली फील जो है वो गाड़ी के अंदर है। फिर उसके अलावा सस्पेंशन की बात करते हैं, कंफर्ट की बात करते हैं, तो देखो यार ऐसा है कि ख़राब रास्तों में तो गाड़ी जो है वो पूरी हिल जाती है। मतलब जो बोलते हैं ना कैसे, ये देखो हल्का सा कुछ आया यहाँ पूरी मतलब मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन एक ही है, आफ्टर मार्केट बहुत सारे सस्पेंशंस हैं, बहुत सारे तो क्या मतलब है 3-4 सस्पेंशन के ऑप्शंस हैं जिनको आप इंस्टॉल करवा सकते हो। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक के सस्पेंशन फॉर्च्यूनर के लिए इंडिया में अवेलेबल हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो प्रमोशन काइंड ऑफ फील होगा, बट आप खुद ही सर्च करो और देखो। वो सस्पेंशन लगने के बाद में कार की राइड क्वालिटी, हैंडलिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है और लिटरली इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कार को। तो अगर आपको लेना है फॉर्च्यूनर और आपके पास में है थोड़ा बहुत, आप 8-10 लाख रुपए और खर्च कर सकते हो, तो सस्पेंशन डलवा लो। ये जो स्क्रीन है, म्यूज़िक सिस्टम है, उसको आपको थोड़ा सा अपग्रेड करवाना पड़ेगा। म्यूज़िक सिस्टम लाउड है बट बेसिक वो वोकल्स उतने ज़्यादा हार्श हो जाते हैं साउंड फुल करने पे कि आप थोड़ी देर ही उसको एंजॉय करोगे, उसके बाद में आपको ऐसा लगेगा कि नीचे आ जाता है। वॉट्स जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है, हाई जो है वो मतलब ऐसे डिस्टॉर्शन करते हैं, लोज ठीक है। तो ये म्यूज़िक जो लोग समझते हैं ना उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि म्यूज़िक सिस्टम लाउड है बट उतना अच्छा नहीं है। नॉर्मल पे ठीक चलता है, बट जो आपको सूदिंग चाहिए, बेस चाहिए, जो एकदम स्मूथनेस चाहिए ना, वो चीज़ यहाँ पर इसके म्यूज़िक सिस्टम में नहीं है। तो आपको ये भी अपग्रेड करवाना पड़ेगा, ये इस चीज़ का लगता है। बाकी ओवरऑल ये जैसे हार्ड टच प्लास्टिक वगैरह, इन सब की क्वालिटी वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़िया है। अब बाकी हैज़न सच कार अच्छी है ओवरऑल। अगर आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी, नॉर्मल आप वायर से कनेक्ट कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। टाइप सी पोर्ट जो है वो कार के अंदर नहीं है, उस चीज़ की कमी लगी। और वेंटिलेटेड सीट पीछे भी एटलीस्ट होनी चाहिए, बिकॉज 30 लाख रुपये में आप पीछे वाली सीट पर भी वेंटिलेशन फंक्शन वगैरह मिलता है। और साथ ही साथ फॉर्च्यूनर में आपको बेंच सीट ही मिलती है, कैप्टन सीट का भी अब ऑप्शन आना चाहिए यार। ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि बेंच के ऊपर मतलब बैठ के जाओ। बेंच अगेन सोफ़ा है, उसकी कमी कुछ नहीं है, बट ऑप्शन होना चाहिए। क्या इतनी बड़ी गाड़ी है, हमको हमारे हिसाब से लेनी है, तो एटलीस्ट टोयोटा ऑप्शन दे सकती है, तो वो कंपनी को करना चाहिए। बाकी यहाँ पर चिलर लगा हुआ है, यूटिलिटी स्पेस वगैरह कार के अंदर काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी ऐसा सच नहीं है। और इवन दो 120 पे भी कार जो है अराउंड 1700-1800 RPM पे जो है वो रैव करती है। ये देखो हल्का फुल्का साउंड जो है वो सीट के उससे हेडरेस्ट टच हो रहा है पीछे वाली सीट से, और गड्ढे में से निकलती है ना तो हिलती है, तब आता है, बस बाकी नहीं आता है। अभी ऐसे एक्सेलरेट वगैरह मैं कर दूंगा ना, तो मतलब आप 100 पे भी एक्सेलरेट करते हो ना, तब भी ऐसे काटा इस तरफ, ऐसे इस तरफ मतलब जाता है 140, 160, 180, 200 ऐसे काटा जाता है यार। तो देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाली बात जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर है। इसमें स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल, इको 3 मोड है। नॉर्मल मोड में सफिशिएंट पावर आपको मिल जाती है, स्पोर्ट्स में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्पोर्ट्स में फिर ऐसा लगता है गियर जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे आवाज़ करवा रहा है इंजन को। 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है। इवन दो काम बहुत अच्छे से करता है, कोई परेशानी ऐसा सच आपको नहीं आती है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आप एकदम हार्ड एक्सेलरेट करते हो तो साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा ये करवा देता है, तो वो चीज़ लगती है थोड़ी सी कि साउंड वगैरह जो है वो और ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज़ की जा सकती है। और दूसरा फिर साउंड से याद आया NVH कार का, तो कार का NVH भी मतलब वेल इंसुलेटेड जो है वो फील होता है। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा साउंड बाहर का नहीं आता है, जितनी बड़ी ये कार है, जितना बड़ा इंजन इस कार के अंदर आपको मिलता है, तो ऐसा फील नहीं होता है कि कार का इंसुलेशन जो है वो ख़राब है। हाँ, सस्पेंशन का साउंड थोड़ा बहुत जैसे ये निकलती है, क्योंकि टायर बहुत बड़े हैं ना, तो आपको मिलता है। 18 इंच के टायर है, अभी नई वाली फॉर्च्यूनर में हम देख के आए थे 20 इंच के टायर जो है वो लग रहे थे वहाँ पर। और मैंने वीडियो डाली हुई है, आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, मैं डलवा दूंगा आई बटन पे। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आज भी मेरे को बढ़िया लगता है, सभी चीज़ें बहुत ही नीट एंड क्लीन और अच्छी तरीके से दिख जाती है, तो मेरे को इससे कोई कंप्लेंट जो है वो हैज़न सच नहीं हुई है। और इसका UI जो है वो पुराना सा लगता है, ये नया जो है वो हो जाना चाहिए, और टाइप सी पोर्ट आ जानी चाहिए कार के अंदर एटलीस्ट यार, कम से कम। बंदा कैसे फ़ोन चार्ज कर रहा है, मैं पावर बैंक से अपना फ़ोन चार्ज कर रहा था, तो वो चीज़ है। और दूसरा ग्लासेस काफ़ी बड़े हैं पीछे, तो एटलीस्ट सन कर्टन्स वगैरह जो हैं वो मतलब फीचर्स जो हैं वो बिल्कुल ना के बराबर है, बट रिलायबिलिटी जो है वो बेस्ट इन क्लास है, बेस्ट इन क्लास। तभी इतना ज़्यादा प्राइस पे करके लोग जो है वो इसको परचेज़ करते हैं। और आज भी अगर ये गाड़ी जैसे अगर सिंगल हैंड चली होती तो इसकी कंडीशन बिल्कुल मिंट कंडीशन नई जैसी जो है वो होती, वो तो इतने हज़ारों लोगों ने मतलब कितने सारे लोगों ने इसको चलाया होगा, मतलब गिन नहीं सकते हो। तो इस वजह से इस कार की ये स्टीयरिंग की और सीट वगैरह की कंडीशन जो है वो कुछ इस टाइप से हो गई है, दैट्स इट। बाकी स्टिल इसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहा होगा, उसके बावजूद कार पूरी परफेक्ट कंडीशन में, कोई रैटलिंग नॉइज़ वगैरह नहीं आ रही है। ये चीज़ टोयोटा मतलब जो रिलायबल जो इस बैच के साथ आपको मिलती है ना, वो मिल रही है यहाँ पर। तो
ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। माइलेज जो है वो आप मान के चलो आपको 11-12 के आसपास जो है वो कार दे देती है हाईवे पे, और 10 के आसपास, 8-10 के आसपास जो है वो सिटी में दे देती है। मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया चेक करने का, वही 10-12 के आसपास निकलता है। 11.7 निकला था अभी मेरा एक टैंक पे, और एक टैंक पे मेरा क्या बोलते हैं 12.1 निकल गया था जब मैंने थोड़ा सा ढंग से चल रहे थे हम लोग, पूरी फैमिली वगैरह साथ में थी, तो वही 120 के आसपास क्रूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा प्यार से मतलब ये नहीं कि एकदम हार्ड एक्सीलरेट वगैरह कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है वो माइलेज थोड़ा सा मतलब मान के वही चलो 11-12 के आसपास आपको हाईवे पे मिल जाएगा, चाहे आप तेज़ चलाओ या स्लो चलाओ, और थोड़ा सी डिफरेंस वो आएगा, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। 80 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है आराम से, 700-800 किलोमीटर जो है वो कार चल जाती है। वो मोटा मोटा आपकी ड्राइविंग स्किल वगैरह पर डिपेंड करता है। अब 4x4 की और 4x2 की बात करते हैं, तो मेरे को ऐसा है कि 4x4 लेने का ही सेंस बनता है। मैंने पहले भी वीडियोस इसके ऊपर बनाए हैं, तब भी मैंने ये कहा है कि 4x4 ही लेने का सेंस बनता है अगर आप फॉर्च्यूनर या लेजेंडर ले रहे हो तो। इतनी बड़ी गाड़ी है, पीछे से लाइट वेट है, आगे से हेवी है, अगर आप कहीं फंस जाओगे पीछे वाला टायर घूमता रह जाएगा, व्हील स्पिन करता रह जाएगा, और तब आप सोचोगे यार काश 4x4 ले ली होती, यूँ निकालता मैं यूँ। कार इतनी कैपेबल है कि 4x2 तो आना ही नहीं चाहिए इसके अंदर। 4x2 की रिक्वायरमेंट मतलब यार 4x4 चाहिए, मतलब इस कार के अंदर बनता है कि कार 4x4 कैपेबिलिटीज़ के साथ हो। फॉर्च्यूनर कहीं फंसी हुई अच्छी नहीं लगेगी, अब बुरा लगेगा देख के, जो देखेगा उसको भी और जिसकी फंसेगी उसकी भी, कि यार ये क्या फॉर्च्यूनर फंस गई। तो वो चीज़ है। ऑफ रोडिंग वगैरह बहुत बढ़िया कर देती है, बट राइड क्वालिटी वगैरह जो है वो और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स के जो ज़रूरत है वो यहाँ पर गाड़ी के अंदर है। स्कोप जो है वो भी बहुत ज़्यादा इसे है। अब ये बड़े बड़े सस्पेंशन वगैरह स्पीड ब्रेकर वगैरह पे से आप निकलते हो ना, तो आपको अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे जंप वगैरह या बॉडी रोल वगैरह जो है वो फील होता है। तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि कंपनी जो है वो और ज़्यादा इसके ऊपर वर्कआउट करे, वो बनता भी है, ठीक है। और बाकी ORVM काफ़ी बड़े हैं, IRVM डिसेंट व्यू आपको दे देते हैं, पीछे खैर देखने का ऐसा काम पड़ता नहीं है। यहाँ काफ़ी बढ़िया आपको व्यू जो है वो मिल जाता है, और एक अलग ही मज़ा आता है यहाँ पर बैठ के इसको एंजॉय करने का, चिल करने का, अलग ही वाइब है। बस ये म्यूज़िक सिस्टम जो है मेरे को एटलीस्ट जो नॉर्मल फॉर्च्यूनर उसमें जो JBL वाला जो सिस्टम है ना, वो पता नहीं क्यों थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है इस वाली से। तो ये एक थोड़ा सा है कि, और कैमरा क्वालिटी रात में एजन सच मतलब कुछ खास नहीं है। दिन में तो आपका काम मोटा मोटा कर जाएगी रियर, अगर आपको पीछे गाड़ी पार्क करनी है तो। बट जब आप फॉर्च्यूनर चलाओगे या कोई भी बड़ी SUV चलाते हो, उसका व्यूइंग एंगल इतना अच्छा रहता है इनका, और आप इतना हाइटेड बैठते हो, इतना कमांडिंग पोजीशन पे बैठते हो, बैरली कोई जो है वो रियर कैमरा वगैरह देखता होगा। बट हाँ, जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए 360 कैमरा जो है वो आना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब हो तो अच्छा ही है यार। अब इधर थार को देखो, कंपनी ने पूरा अपग्रेड कर दिया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी जितनी दे सकते थे। तो अब फॉर्च्यूनर की भी एक मिनिमल सी अपग्रेड की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर गियरबॉक्स की रीट्यूनिंग की जाए, एडास वगैरह आ जाए तो अच्छी बात है, और सस्पेंशन को अपग्रेड कर दिया जाए, और थोड़ा बहुत इंटीरियर वगैरह को और ज़्यादा बेटर कर दिया जाए, जैसे स्क्रीन चेंज कर दी जाए, बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम दे दिया जाए। मेरे को नहीं है कि सनरूफ आया, अरे नहीं चाहिए भैया सनरूफ, ये गाड़ी यहाँ से इतनी गर्म हो जाती है अंदर, आपको पूरे लो पे जो है वो AC चलाना पड़ता है। सनरूफ आ जाए और क्या मतलब धूप में बैठ के कन्वर्टिबल में जा रहे हैं वैसी वाली फील आएगी। तो टोयोटा प्लीज़ सनरूफ मत देना गलती से भी, नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पहले कम आतंक मचा रखा है फॉर्च्यूनर वालों ने जो सनरूफ में, तो फिर तो ऊपर से ही क्या मतलब क्या हालत हो रही होगी। तो ऐसा नहीं है, खैर बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, बहुत डिसेंट लोग भी होते हैं, और सब टाइप का वो कैटेगरी होती है, हर एक कार की कैटेगरी होती है। किसी गाड़ी से किसी को ऐसे डिफाइन नहीं करना चाहिए, सॉरी, बट स्टिल नहीं चाहिए सनरूफ हमको नहीं चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी तो अलग ही मज़ा है, जब भी आप इसको चलाओगे आपको ऐसा लगेगा कि यार चलाते रहें। मतलब बोलते हैं ना कि जिस चीज़ से आपको प्यार हो जाता है ना, तो आप हर एक चीज़ उसकी मतलब एक्सेप्ट कर लेते हो। ये ख़राबी है चलेगी, ये कमियाँ हैं चलेगी, ये ऐसा है चलेगा, ये चीज़ होनी चाहिए नहीं है चलेगा। प्यार करते हैं आपसे, जान दे देंगे आपके लिए। तो फॉर्च्यूनर की वो वाली फील है, पसंद इतनी है ना कि कमियां देख नहीं पाता है इंसान। मतलब कमियां अगर जैसे मैंने जब सुनाई है ना, उसमें भी बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, अरे वो फॉर्च्यूनर है, वो रिलायबल है, वो गाड़ी देख रहे हो आप, क्या ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं म्यूज़िक की, ज़रूरत ही नहीं है इसकी उसकी। ठीक है यार, वो सब चीज़ें वो अलग मतलब ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर या प्यार या अट्रैक्शन या वो सारी चीज़ें हो जाती है। बट अपन अभी जो मतलब आप पे कर रहे हो ना, जब 60 लाख रुपीज़ के आसपास आप टॉप मॉडल के ऑन रोड 4x4 ऑटोमेटिक के पे करते हो ऑलमोस्ट, तब लगता है कि हाँ ये एटलीस्ट होना चाहिए, आपने पे करा है। तो बस वो एक चीज़ है। बाकी टैक्स भी जो है वो इस कार के ऊपर इतने ज़्यादा है, मैं क्या ही बताऊँ यार आपको, गवर्नमेंट इंडिया की पता नहीं क्या कर रही है। तो यही सभी चीज़ें हैं आज 2025 में। अगेन आप ले सकते हो यार इसको, अब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एवरग्रीन गाड़ी है ये,
कोई परेशानी एज सच नहीं है, वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में कब अपग्रेड होगी एज सच कोई कंफर्मेशन, कोई अपडेट जो है वो टोयोटा से नहीं है। लेनी है ले लो, बाकी धीरे धीरे जो है वो छोटे मोटे जो चेंजेस आएंगे वो तो आप टोयोटा से फिर खुद ही जाके करवा सकते हो। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपकी गाड़ी दिखने में पुरानी हो जाएगी। मैं जो वीडियो बना के आया हूँ उसको आप देखो, वो नई फॉर्च्यूनर है, एलॉय व्हील की साइज़ बड़ी है, मैं आपको इसे गिना देता हूँ। एलॉय व्हील की साइज़ बड़ी है, 360 कैमरा आ गया है, एडास आ गया है उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, और स्टीयरिंग व्हील पे कुछ स्विचेस ऐड हो गए हैं, वो एडास से रिलेटेड हो गए हैं। बाकी पूरी कार ही सेम है, इंटीरियर वगैरह भी ऑलमोस्ट सिमिलर से ही लगा मेरे को, मतलब थोड़ा सा कलर थीम वगैरह चेंज हो गई है, वो इंटरनेशनल मार्केट और अपने यहाँ पे इंडिया में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता ही रहता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं डिफरेंस। अभी अब देखो मैं इसको 120 पे लेके जाता हूँ, भागो नॉर्मल 120 पे आ गए, आरपीएम देख रहे हो वही अपने 1700-1600, मतलब 1700-1800 आरपीएम के बीच में 120 पे आराम से क्रूज़ करती है। उसके बाद में भी मतलब कोई ऐसे लगता नहीं है कि गाड़ी 120 पे चल रही है, फील ही नहीं है 120 के ऊपर, मतलब एकदम क्रूज़ करते हुए जा रही है। इंजन पे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई लोड नहीं है, ये गियर बॉक्स की वजह से मज़ा आ जाता है। 3 ड्राइविंग मोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑफ करना है आप कर सकते हो, ऑटो ऑन ऑफ का फंक्शन भी कार के अंदर आपको मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, कोई डिस्टर्बेंस वगैरह आपको नहीं रहता है। ट्रैफिक कंडीशन में आप चलाते हो तब भी कोई प्रॉब्लम जो है वैसे उससे रिलेटेड आपको नहीं आती है। ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह भी आपको बढ़िया मिल जाती है। तो बस यही सभी चीज़ें हैं, और 2025 में क्यों लेनी चाहिए आपको पता चल गया है, लेके आपको क्या अपग्रेड करवाने हैं वो पता चल गया है, और क्या अपग्रेड आने चाहिए मुझे ऐसा लगता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप भी अपना ओपिनियन दो, अगर आप ऑनर हैं तो आप ज़रूर से बताएं कि ये सब चीज़ें और आपकी एक्सपेक्टेशन लिस्ट में, या ये सब चीज़ें आपने और फील करी है। जितनी ज़्यादा बढ़िया कमेंट होगी उस कमेंट को मैं पिन करूँगा, ताकि वो कमेंट आपका जो फीडबैक है वो लोगों के और ज़्यादा हेल्प करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज भी अगर आपको कोई इस वीडियो के अंदर कमी लगी है तो प्लीज़ फीडबैक दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और सुधार किया जा सके। और बाकी नेक्स्ट वीडियोस आपको कौन सी देखनी है, नेक्स्ट आपको कौन सी कार की वीडियोस देखनी है, रिव्यू देखने हैं, लॉन्ग ड्राइव देखनी है, माइलेज टेस्ट देखना है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं गाइस। प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।